मेरे शौहर को छोटी सी छोटी बात पर जल्दी गुस्सा आ जाया करता था और इनको अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक ही वो किसी भी मामूली सी बात पर गुस्से में आ जाती और सारे घर का सामान उठाकर फेंकने लगते। कई दफा मैंने इन्हें मोहब्बत से समझाया कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो तो किसी सूरत समझ ही ना पाते थे। वो ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा हो जाया करते। हमारी शादी को 1 साल का अरसा ही गुजरा था और इस 1 साल में मैंने इनके गुस्से की इंतहा को देख लिया था, लेकिन मुझे हरगिज अंदाजा न था कि एक दिन वो गुस्से में हर हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को ही निशाना बना बैठेंगे। एक मामूली सी बात को लेकर मेरे शौहर ने मुझसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर लिया, लेकिन जैसे ही कुछ घंटों बाद इनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मेरे कदमों में गिर गए और माफिया मांगने लगे। लेकिन अब पछतावे क्या हो मत, जब चिड़िया चग गई खेत। मैं और वाजिद एक ही मोहल्ले में रहते थे और मैं स्कूल आते जाते वाजिद को देखा करती और मुझे वाजिद से मोहब्बत हो गई थी। जब वाजिद ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वाजिद का गुस्सा सारे जहां में मशहूर था। वाजिद हमेशा ही गुस्से में अपना आप खो बैठ जाते थे। गुस्से में आकर मोहल्ले में मारपीट और लड़ाई झगड़ा इनके लिए मामूली की बात थी। और जब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे घर वाले किसी भी तरह मुझे वाजिद के साथ रुखसत नहीं करेंगे, तो मैंने वाजिद से चुपके चुपके मुलाकातें शुरू कर दी। वाजिद ने इन मुलाकातों में मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी वजह से मुझे कभी कोई तकलीफ ना होगी। मैं इस वक्त जवानी की दहलीज पर थी और जज्बात की सीढ़ियां चढ़ रही थी। हर मुलाकात पर जब वाजिद मुझे हाथ लगाते और मोहब्बत से मुझे चूमते तो मैं अंदर तक सरशार हो जाती। और वाजिद ने मुझे अपने लिए इतना बेताब कर दिया था कि मेरे पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता ना था कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर वाजिद से शादी कर लूं। मैं किसी भी तरह वाजिद और अपना मिलन चाहती थी। चुपके चुपके होने वाली मुलाकातों ने हमारे दिल में जज्बात का ऐसा तूफान पैदा कर दिया जिसे रोकना या बर्दाश्त करना हमारे बस में ना था। कभी कभी हमारी मुलाकात हद से ज्यादा तजावज कर जाती और मैं सब कुछ भूल कर वाजिद की हो जाती। वाजिद ने अपने एक दोस्त का घर हमारी मुलाकात के लिए तय कर रखा था, जहां इसका दोस्त अकेला रहता। मैं और वाजिद वहां मिलते और अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करते, लेकिन जल्द ही हमारी मुलाकात के लम्हे खत्म हो जाते और हम दोनों शराबी न हो पाते। कभी कभी वाजिद मुझे बहुत ज्यादा खुले अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार करके कहते कि वो अब मेरे बगैर अपने बिस्तर पर बहुत बेचैनी महसूस करते हैं और अब वो किसी भी तरह मेरे साथ रात गुजारना चाहते हैं, और अगर मैं इनकी ना हुई तो कोई भी गलत कदम उठा लेंगे। मैं वाजिद के इस जुनून को अपने लिए मोहब्बत समझती रही और मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ ये जुनून इनकी फितरत का हिस्सा है। मैं इनकी मोहब्बत भरे जज्बात से इस कदर मुतासिर हो गई कि मैंने अपना घर बार छोड़कर 18 साल की उम्र में इनके साथ भागकर शादी कर ली और हम दोनों वो मोहल्ला छोड़कर दूर चले आए। वाजिद के घर में सिर्फ इनकी बूढ़ी माँ और इनका भांजा रह गया था, क्योंकि इनकी बहन और बहनोई का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। फिर कुछ अरसे बाद हमें इत्तला मिली कि वाजिद की माँ भी चल बसी हैं, तो वाजिद अपने भांजे को हमारे घर ले आई। मैं घर छोड़कर वाजिद के साथ फरार हुई तो मेरी आंखों में बहुत से सपने थे और इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा अरमान थे। हमने एक किराए का घर ले लिया था। वाजिद की नौकरी बहुत अच्छी थी, इसलिए हमें पैसों का कोई मसला न था। वाजिद उम्र में मुझसे 12 साल बड़े थे और शादी के वक्त इनकी उम्र 30 साल थी। इनके गुस्से की वजह से कोई भी अपनी बेटी को इनसे ब्याह ना चाहता था, और जब मैं यूं ही सराई तो उन्होंने जज्बात में आकर मेरे साथ बहुत सा वक्त गुजारा और मुझे लेकर फरार हो गई। शादी की रात मुझे इनका जुनून का सही तरह से अंदाजा हो गया, जब वो 2 घंटे तक मुझसे मुस्तकबिल मोहब्बत देने के बावजूद भी पीछे न हटे और इनकी प्यास न बुझी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने वाजिद से कहा कि मैं अब थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ, लेकिन वो जुनून की इंतहा पर पहुंच चुके थे। जब मैं सोने के लिए लेटे तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं पूरी रात वाजिद की जबरदस्ती को बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं इसे तब भी इनकी मोहब्बत ही समझ रही थी। वाजिद ने जो मुझ पर गुस्सा न करने की बातें की थी वो सब महज बातें ही रह गई। वक्त के साथ इनका गुस्सा भी इन पर गालिब आ गया था और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने के अलावा मुझ पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी करते और कभी कभी तो मारपीट पर उतर आते। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जिस दिन वाजिद मुझसे मोहब्बत करते, इस दिन इस कदर मोहब्बत करते कि मैं इनकी पिछली तमाम बातों को और तशद्दुद को भूल जाती और एक दफा फिर इनकी मोहब्बत में दीवानी हो जाती।
जिंदगी इसी तरह नशीब व फराज पर थी। ये जब हमें पता चला कि वाजिद की माँ का इंतकाल हो गया है और वाजिद का यतीम भांजा अकेला रह गया है, वाजिद खुद जाकर अपने भांजे शायान को हमारे ही घर ले आई। इस वक्त वो एक 12 साल का बच्चा था। शायान बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा था। इस दिन मैंने इसे देखते ही फौरन अपने सीने से लगा लिया और इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत देने लगी। मैं हर वक्त इसका ख्याल रखती और इसके साथ साथ रहती। शायान को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मैंने लेनी थी, क्योंकि मेरे पास घर के कुछ ही थोड़े बहुत काम हुआ करते थे और बाकी वक्त में फारिग रहा करती थी। शायान के घर आने से मेरा दिल लग गया था और मुझे वाजिद के गुस्से से भी निजात हासिल होने लगी थी, क्योंकि शायान की मौजूदगी में वाजिद मुझे मारपीट ना करते। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना अभी भी इनका मामूल था। शायान भी बचपन से वाजिद के इस रवैये से वाकिफ था, इसीलिए यह बात इसके लिए भी नहीं थी। अक्सर वाजिद की गैर मौजूदगी में वो मजाक मजाक में वाजिद को बुरा भला कह देता और मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। वो मुझे कहता कि अनम आपी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामू आपके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, जबकि आप इतनी अच्छी हैं। मैं मुस्कुराकर शायान की बात को टाल जाती, लेकिन सच तो यह था कि मुझसे भी वाजिद का ऐसा सुलूक अब बर्दाश्त नहीं होता था। मोहब्बत की जो हसीन सपने सजाए मैं वाजिद के साथ आई थी, वाजिद ने एक एक करके इन तमाम सपनों को तोड़ दिया था। कई दफा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर इतनी हिम्मत ना हुई कि दोबारा अपने माँ बाप का सामना कर पाती। एक दिन वाजिद दफ्तर से बहुत गुस्से में घर लौटा और इत्तेफाक से मुझे खाना पकाने में देर हो गई थी, क्योंकि आज सुबह से ही इलाके में गैस की बंदिश थी। वाजिद ने मेरी बात सुने बगैर ही पूरे घर का सामान फेंकना शुरू कर दिया, और जब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की और बताना चाहा कि सुबह से गैस नहीं थी, तो मेरी बात सुने बगैर ही उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मैं अपनी जगह हक्का भक्का खड़ी रह गई और वाजिद को इस वक्त भी बिल्कुल अंदाजा न हुआ कि वो मुझ पर कैसे क़यामत ढाई है। हमेशा की तरह कुछ ही घंटों बाद इनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया, तो उन्होंने एहसास हुआ कि वो हम दोनों के साथ कैसा जुल्म कर चुके हैं। वो मेरे कदमों में बैठकर जोर जोर से रोने लगे और यही कहते रहे कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था और इसका कोई मतलब नहीं था। मैं इसकी बात को किसी सूरत ना मान सकती थी। मेरे नज़दीक तलाक हो चुकी थी। जब वाजिद ने देखा कि मैं इनके साथ अब किसी भी तरह रहने को राजी नहीं, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला और कहने लगे ये मैं इस घर में रहकर अपनी इद्दत के दिन गुजार लूं और फिर शायान से शादी करके दोबारा इनके निकाह में चली आऊं। वाजिद की बात सुनकर मेरी जान निकल गई कि वो अपने गरज की खातिर अपने 13 साला भांजे से मेरा निकाह करवाना चाहते हैं। वाजिद ने कहा कि ये यही रास्ता है जिसके जरिए से हम दोनों दोबारा एक हो सकते हैं। मेरे पास वाजिद की बात मानने के अलावा और कोई चारा न था, इसलिए मैं इस घर में रहकर इद्दत पूरी करने लगी। फिलहाल हमने ये बात शायान से छुपा ली थी। मैं एक रात को स्टोर रूम में चली जाती और रात वही गुजारती। दिन भर तो वाजिद घर पर मौजूद ही ना होते थे। शुरू में तो शायान बहुत हैरान हुआ कि मैं स्टोर रूम में क्यों सोने लगी हूँ, लेकिन फिर मैंने ये कहकर बात खत्म कर दी कि इसके मामू मुझसे नाराज हैं और वो मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहते। दिन बहुत तेजी से पर लगाकर उड़ रहे थे और वाजिद से मेरी जुदाई बर्दाश्त न हो रही थी। कई दफा उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा मुंह फेर लेती। इस वक्त वो एक नामहरम के सिवा और कुछ न थे। शायान ने भी इंटरनेट के जरिए कोई नौकरी ढूंढ ली थी और वो पढ़ाई के साथ साथ फारिग वक्त में इंटरनेट पर ही कोई काम करने में मसरूफ रहता। मैं जब भी इससे पूछती कि कहीं इस वक्त काम करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई, तो वो मुस्कुराकर कहता कि वो हमेशा तो मेरे और मामू के सहारे पर जिंदगी नहीं गुजार सकता और वो जल्द ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। मुझे शायान को देखकर बहुत खुशी होती। वो एक सुलझा हुआ और समझदार बच्चा था। जिस दिन मेरी इद्दत खत्म हुई, इस दिन वाजिद ने शायान को बिठाकर बहुत प्यार मोहब्बत से सारी बात बताई, जिसे सुनकर शायान सकते में आ गया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाजिद ने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन फिर इसे समझ आ गई कि मैं इतने अरसे से स्टोर रूम में रातें क्यों गुजार रही हूँ। और जब वाजिद ने शायान को यह बताया कि वह इससे क्या चाहता है, तो शायान बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि यह कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी मामी से निकाह कर लूं। वाजिद ने कहा कि हलाल करने का एक ही रास्ता है, तो तुम अनम को एक रात अपने निकाह में रख लो, अगले ही दिन छोड़ देना। ये बात हम तीनों के अलावा और किसी को मालूम ना होगी और यूं हमारा भरम रह जाएगा और एक दफा फिर अनम मेरे निकाह में आ जाएगी। शायान ने एक निगाह मुझ पर डाली, जो इन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान खामोश बैठी आंसू बहा रही थी। शायान को मालूम था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं और मैं एक बेआसरा औरत हूँ।
اگر شایان اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوگا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شایان نے حامی بھر لی اور واجد نے اسی روز قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں ہی ہمارا نکاح کروا دیا۔ جس طرح ہم دونوں کی طلاقیں کی خبر کسی کو نہ ہوئی، ویسے ہی میرے اور شایان کی نکاح کے متعلق ہم بھی کسی کو اطلاع نہ دی تھی۔ یوں بھی ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میرے اور شایان کے نکاح کے بعد واجد یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے کہ وہ صبح میں واپس آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے شایان مجھے طلاق دے دے گا۔ میں تھکی ہاری اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب شایان میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کمرے میں چل کر آرام سے سو جائیں۔ پہلے تو میں شایان کو منع کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں اس کے ساتھ اس کمرے میں چلی آئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹنے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مجھے اپنے اوپر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ شایان ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اکثر ہی میں اور شایان ایک ساتھ لیٹ کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دونوں کا رشتہ بدل چکا تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ شایان دھیرے دھیرے میرے جسم پر انگلیاں چلانے لگا تو میں گھبرا گئی اور اٹھ بیٹھی، لیکن شایان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ اپنے برابر میں لٹا لیا اور آہستہ سے میرے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ شایان نے میرے کان میں کہہ رکھا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے شایان 13 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مرد محسوس ہو رہا تھا۔ شایان کا ہتھ کاٹ بہت اچھا تھا اور وہ اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا تھا، اور ماں باپ کی غیر موجودگی نے اسے وقت سے پہلے ہی بہت احساس اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ شایان کے سوال پر میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کہنے لگا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی میں آپ کو طلاق دے دوں؟ نہ جانے کیوں شایان کی باتوں پر میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شایان نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور دھیرے دھیرے میری آنکھوں کو چومنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے جسم پر رینگ رہے تھے اور میں اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی۔ میرے اور شایان کے درمیان آہستہ آہستہ دوریاں مٹتی چلی گئی اور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھی۔ مجھے ہرگز بھی ایسا محسوس نہ ہو رہا تھا کہ میں ایک 13 سال کے بچے کے ساتھ ہوں۔ شایان ایک بھرپور مرد تھا جس نے میرے جذبات کو ایسی تسکین پہنچائی تھی جو کبھی واجد بھی نہ دے سکے تھی۔ واجد عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، اسی لیے شاید ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے مجھے ایسے ہی خوشی محسوس نہ ہوتی تھی جیسے آج کی رات شایان کے ساتھ ہوئی۔ جیسے ہی صبح سورج کی روشنی پھیلی تو میں شایان سے نظریں چرا کر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ شایان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، بلکہ وہ زندگی بھر میرا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے۔ شایان کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ واجد کی طرح خود غرض نہیں ہے اور میرے جذبات کا تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ شایان کہہ رہا تھا کہ جس طرح واجد نے غصے میں مجھے طلاق دی، وہ دوبارہ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں۔ دراصل وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ شایان کہنے لگا کہ وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش ہے اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہوں، اسی لیے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، واجد گھر واپس لوٹ آیا اور آتے ہی انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا کہ شایان نے مجھے طلاق دے دی ہے کیا؟ میں نے واجد کی طرف ایک سر نگاہ ڈالی اور وعدے سے کہا کہ میں شایان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ میں اور شایان ایک ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو مکمل کر دیا ہے اور اب ہم ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بات سن کر واجد شایان کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شایان کو مار دے، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ شایان کے ساتھ نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا، بھلے ہی وہ 13 سال کا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے واجد کو آئینہ دکھا دیا اور شایان کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دیا۔ واجد نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا۔ وہ مجھے ہماری محبت یاد دلانے لگا، لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ واجد اکیلے رہ گئے تھے اور کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ واجد نے اپنے دفتر میں کسی آدمی کا غصے میں قتل کر دیا اور اب وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا، اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے شایان کے ساتھ گزارنی تھی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔
और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।